नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उस शख्सियत के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले, ज़्यादा विवरण देने से पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, उस शख्सियत का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री की माँ है। उसका कारण और है, जिस कारण से मैं उस शख्सियत को याद कर रहा हूँ। हीराबेन 100 साल की हो गई और पूरी ज़िंदगी सादगी से काट दी, और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के होने के बावजूद वो एक 10 बाई 12 फुट के कमरे में अपनी ज़िंदगी को सीमित किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई विवाद है बेटे के साथ। बेटा भी जब भी कभी गुजरात में आता है तो सबसे पहले माँ के पास आता है, माँ के चरणों में आकर बैठता है और माँ उसे बड़े प्यार से लाड भी देती है, अपने हाथ से कुछ खिलाती भी है और उसी तरह प्यार करती जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री होगा देश का, लेकिन उसके लिए उसका बेटा है और बेटा होने के नाते वो एक माँ की तरह से ही बर्ताव करती है। हीराबेन की ज़िंदगी जो है वो सादगी से तो भरी है ही। मित्रों, इस महिला ने जो कुर्बानियाँ की हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी एक आदर्श, एक मिसाल हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता। शुरुआती ज़िंदगी में संघर्ष भी करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में जब अच्छे दिन आए तो अच्छे दिनों का जो फ़ायदा है वो परिवार के सभी सदस्य उठाते हैं। लेकिन ये हीराबेन इस मामले में बहुत दूर हैं और बहुत पीछे हैं। उन्होंने कभी एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे के प्रधानमंत्री होने का, शिखर पुरुष होने का मैं कोई लाभ उठाऊं, या कम से कम जीवन के जो अंतिम दिन हैं, वो जितने भी दिन बाकी हैं वो आराम से बिताऊं, ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी से सेवा कराऊं बैठ के। वो सब कुछ कर सकती थी। अब भी उनका हक है कि बेटे के पास आके रहें, तो उनको नेचुरली उनको वही सारा तामझाम उनकी सेवा में लग जाएगा जो कि प्रधानमंत्री की देखरेख करता है। लेकिन सादगी भरी इस महिला को नमन करने को इसलिए मन करता है कि इसने ज़िंदगी, अपनी जो शुरुआत ज़िंदगी की थी, वो एक आम घरों में जाकर काम करने वाली औरत के रूप में की थी। और जिन हालात में, जिन संघर्षों से हीराबेन गुजरी, कोई सभी दुआ करते हैं कि कोई भी माँ ऐसी ना हो जिसको ऐसे संघर्षों से गुजरना पड़े। लेकिन उसने कमाया, ये उसकी कमाई है। उसके एक बेटा इतना योग्य बना। लेकिन दूसरी कमाई की बात यह है कि उसके बाकी जो बेटे हैं वो भी अपने आप में आदर्श हैं। मैं समझता हूँ कि वो हमारे प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा आदर्श उन लोगों का है कि वो कभी भी अपने भाई का नाम का फ़ायदा नहीं उठाते। एक भाई है जो मामूली एक किराने की दुकान चलाता है, मामूली किराने की दुकान, और उसमें जो गुजारा है वो भी मुश्किल से हो पाता है। और दूसरा भाई जो है वो भी गज़ब का है। उसने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बसर करने का ही फ़ैसला किया है। और उसके बच्चे भी बरसरे रोज़गार नहीं हैं, लेकिन उसने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि अपने भाई के रुतबे का फ़ायदा उठाए। तो ऐसी ज़िंदगी जो है, ये राजनीतिज्ञों की बहुत कम आपको ऐसे आदर्श मिलेंगे मित्रों, जहाँ पर संबंधी जो हैं, सगे संबंधी, खून के रिश्ते वाले संबंधी भी अपने खून के रिश्ते के बड़े होने का कोई लाभ ना उठाएं। मित्रों, हमारे देश में बहुत सारी और भी मिसालें हैं। सरदार पटेल की ज़िंदगी में अब उनका परिवार भी है, उनके आगे वंशज हैं, लेकिन उनके वंशजों ने फैसला किया है कि हम उनकी राजनैतिक धरोहर का कोई लाभ नहीं उठाएंगे। हम उनको नमन करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी राजनैतिक जो एक धरोहर जो उन्होंने देश को दी है उस पर कोई भी आँच आए, कोई उंगली उठे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए सार्वजनिक जीवन में वो लोग आते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। उनकी बेटी मणिबेन सांसद भी रही, और सांसद होने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब वो चुनाव हार गई तो उनको सरकारी कोठी उनसे जिस तरह से बलात् रूप से खाली करवाई गई थी, वो भी बड़ी अजीब मिसाल है। लेकिन उस बात को मणिबेन ने हवा नहीं दी।
हवा इसलिए नहीं दी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे उनके पिता की प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच आए। आप दूसरी मिसाल एक और मैं आपको महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता की देता हूँ कि राष्ट्रपिता पूरे देश को आदर्श ज़िंदगी का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन अपने बच्चों को सिवाय देवदास गांधी के और कोई बच्चे जो है उनके आगे वो बढ़ नहीं पाए। और एक बच्चा तो ऐसा भी था कि जो व्यसनों में भी लीन रहा, और बाद में एक बच्चे ने किसी मानसिक उत्तेजनावश उसने मुस्लिम धर्म भी ले लिया, अपना लिया, मुस्लिम भी बन गया और बाद में फिर हिंदू धर्म में लौटा। तो ये तमाशे इनकी ज़िंदगी में होते रहे, क्योंकि वो महात्मा गांधी की ज़िंदगी पूरी की पूरी देश को समर्पित इस कदर हो चुकी थी कि उनको अपने बच्चों की, अपने परिवार की देखभाल का कोई वक्त ही नहीं मिला। गुलज़ारीलाल नंदा देश के प्रधानमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री बने, 1 बार भी नहीं, 2 बार प्रधानमंत्री बने, और ये भी नहीं हो पाया कि ज़िंदगी में इतने पैसे हों कि छोटा सा मकान अपना हो। अंतिम दिन बेटी के पास काटने पड़े, क्योंकि दिल्ली में जिस कोठी में एक पोर्शन में, जिस कोठी के डिफेंस कॉलोनी की जिस कोठी के एक हिस्से में रहते थे किराए पे, मकान मालिक ने किराया ना मिलने की शिकायत पर उनसे कोठी खाली करवा ली, उनका सारा सामान उठा के सड़क के ऊपर रख दिया। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहने वाले ज़िंदगी की सादगी देखिए, और उनकी बेटी को सूचना दे दी कि आके अपने पिता को संभाल लो। बेटी आई, बेटी अपने पिता का बोरिया बिस्तर लेकर घर चली गई, उनको साथ ले गई और साथ ले जाकर उनकी सेवा की। इतनी सादगीपूर्ण ज़िंदगी कि वो शख्स 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, 1 बार लंबे अरसे तक गृह मंत्री रहने के बावजूद, योजना मंत्री केंद्रीय रहने के बावजूद, वो शख्स अपने लिए छोटा सा एक मकान नहीं बनवा पाया, क्योंकि ज़िंदगी सादगी में गुजरी थी। ये आदर्शों की जो मामला है, आदर्शों का, ये इतना ज़्यादा कई बार हावी हो जाता है कि बहुत मुश्किल होता है जीना। और इसी तरह से प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में उन्होंने ना तो अपने किसी दोस्त को, करीबी दोस्त को या करीबी सहपाठी को कोई भी विशेष रियायत दी इस बात की कि उनका सहपाठी जो है देश का प्रथम पुरुष है, कार्यपालिका का प्रथम पुरुष है, और जो नेशनल जो एग्जीक्यूटिव है, देश की जो एग्जीक्यूटिव है, देश की एग्जीक्यूटिव का हेड है, इस बात का राय रत्ती लाभ भी उनके अपने करीबी जो सहपाठी थे, जो कृष्ण सुदामा वाली जोड़ी तो सुनी है, लेकिन बहुत सारे सुदामा इनके पास भी थे। खुद भी सुदामा थे शुरुआती ज़िंदगी में, बाद में कृष्ण बन गए, लेकिन कोई सुदामा ना तो इनके पास गया और ना ये किसी सुदामा के पास गए। मतलब ज़िंदगी में इन्होंने इस बात का प्रयास किया कि जो पद है, इस पद का अनुचित लाभ रेवड़ियों की तरह अपनों में ना बांटा जाए। ये आरोप ना लगे कि नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री होने के बाद अपने करीबी लोगों को, अपने दोस्तों को या अपने परिजनों को या अपने परिवार के सदस्यों को कोई भी लाभ पहुंचाया, वंचित रखा। रादर मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अपने आदर्शों की स्थापना के लिए देश के सामने एक आदर्श रखने के बहाने से उन्होंने अपनों को वंचित रखा। ये उचित है या अनुचित है, मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाहता। और मित्रों, उनकी बहुत सारी बातों से आप असहमत भी हो सकते हैं, नीतियों से आप असहमत हो सकते हैं, उनकी जो जीवन, जो राजनीतिक दर्शन है, उसके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर आप भी सहमत होंगे कि राजनीति के दलदल में रहकर भी वो इस परिवारवाद के चक्कर में नहीं पड़े और उनके दामन पर परिवारवाद का पोषण करने का कोई दाग चस्पान आज तक नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी स्थिति में हीराबेन को नमन करने को मन करता है कि जिस माँ ने अब भी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पाल रखी कि वो प्रधानमंत्री भवन में जाकर रहें। रादर उनसे एक पत्रकार ने पूछा भी कि आप प्रधानमंत्री बनने पर, अपने बेटे के प्रधानमंत्री बनने पर कैसा महसूस करती हैं। उनका उत्तर ये था कि जब वो मुख्यमंत्री बना था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, ज़्यादा खुशी तब हुई थी। वो इसलिए कि मेरी आंखों के सामने तो रहेगा,
अब तो आंखों के सामने क्या, अब तो साल साल बीत जाता है, कई बार नज़र भी नहीं आ पाता उसको। जब भी देखना हो टीवी पे देखती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं उसको मिल भी नहीं पाती, वो मेरे पास नहीं आ पाता। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये, इसलिए मैं तो चाहती थी कि ये देश का प्रधानमंत्री बनने के बजाय राज्य का मुख्यमंत्री बना रहता, कम से कम मेरे करीब तो रहता। तो ये एक सादगी की एक इंतहा है, वैचारिक सादगी की भी। और ऐसे लोग मित्रों, अब ये ऐसी पीढ़ियाँ जो हैं वो नज़र आपको नहीं आएंगी। वो मुझे उर्दू का पुराना शेर भी याद आ रहा है कि रास्तों क्या हुए वो लोग, कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो अब वो पीढ़ी गई और ये पीढ़ी अभी तक हमारे सामने एक आदर्श रूप में, हीराबेन के रूप में है। इस धरोहर को नमन करना जो है वो बनता है, और इससे अंदर एक तस्कीन भी होती है कि ऐसी सादगी की जो मूर्तियां हैं हमारे समाज में आज भी विद्यमान हैं। शुक्रिया।